The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadhshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को पढ़ रहे थे। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के अंदर हमको बेसिकली मान-लॉबिस मॉडल, वेज मॉडल और उसके बाद में हमको गांधीयन मॉडल, प्यूरा मॉडल को देखना था और साथ में हमको एक मॉडल और देखना था, एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ। बट जो एलपीजी ऑफ मॉडल ऑफ ग्रोथ है वो मैं तब पढ़ाऊंगी जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को पढ़ेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, हाउ इट हैज लेड टू द डिफरेंट सेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे गांधीयन मॉडल, ठीक है, गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आई जस्ट होप कि आपने महालनोबिस ग्रोथ मॉडल, वेज ग्रोथ मॉडल ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको उस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है। देखिए, गांधीयन मॉडल जो है वो गांधीयन सोशलिज्म पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? गांधीयन सोशलिज्म पे बेस्ड है। सोशलिज्म का क्या मतलब है? सोशलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जब हमने पढ़ा दैट व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी, वहां भी हमने पढ़ा। सोशलिज्म का मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो सोशलिज्म का मतलब यह है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। ठीक है, सारे रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करेगा? सारे रिसोर्सेज को स्टेट को कंट्रोल करने होंगे। और जो सोशलिज्म होता है उसका बेसिक होता है कि कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट कीजिए, कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड गेट व्हाट यू नीड। ठीक है, लेट्स से कि अगर आपकी जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, बट अगर आपका नीड 20 का है तो आप प्रोड्यूस 100 का कीजिए लेकिन आपको 20 मिलेंगी। तो दैट इज बेसिकली सोशलिज्म, जहां पे कलेक्टिव ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सारी जो ओनरशिप होती है वो स्टेट की होती है। अब गांधीयन सोशलिज्म नॉर्मल सोशलिज्म जैसा है या इसके सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए जो गांधीयन मॉडल है ना, इसका मतलब क्या है? गांधीयन मॉडल जो है वो बेस्ड है सर्वोदया पे, सर्वोदया। ठीक, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो ये है सर्वोदया। ठीक है, यानी कि सर्वोदय का क्या मतलब है? सभी का उदय, सभी का उदय से सर्वोदय बना है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल का क्या मतलब है कि हमको हर सेक्शन पे फोकस करना है, बट हमको स्पेशल फोकस करना है डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो कि बहुत नीचे तबके के हैं। डाउन ट्रोडन सोसाइटी से क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा पुअर और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हमको उन पे फोकस करना है, पुअर मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो गांधीयन मॉडल है वो गांधीयन के सोशलिज्म पे बेस्ड है। फिर हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देखा कि सोशलिज्म क्या होता है। फिर हमने देखा कि गांधीयन के जो मॉडल है वो इकोनॉमिक जो है वो सर्वोदय पे। देखिए, गांधी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, अहिंसा का भी कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह का भी कॉन्सेप्ट दिया है। एक गांधीयन फिलॉसफी भी है। ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी भी है। बट बेटा समझने वाली बात क्या है इसमें? समझने वाली बात यह है कि ये सब हमको पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अगर आपका ऑप्शनल PSIR है या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देन यू नीड टू रीड दिस। अदरवाइज आप सर्वोदय को पढ़ेंगे ना, आपको उसी से काम चल जाएगा। सर्वोदय उनका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट दिया। जब उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट दिया तो उसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल के थ्रू उनका गोल था, गोल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि उनको रिकंस्ट्रक्शन करना है, जो सोसाइटी है उसको फिर से बनाना है। यानी कि जो सोसाइटी की कमियां हैं
उनको दूर करना है और उसमें पॉजिटिव चीजों को लेकर आना है। अब बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमको इतना समझ में आ गया कि सर्वोदय का मतलब क्या है, इसको मैं डिटेल में लिखती हूं। पहले बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो सर्वोदय का क्या मतलब है? सर्वोदय का मतलब है बेटा, सिंपल मतलब है सर्वोदय का अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल बट स्पेशल फोकस ऑन, किस पे स्पेशल फोकस? डाउन ट्रोडन। यही मैंने अभी समझाया। अब हम ये चीज करेंगे कैसे, हाउ डू वी डू दैट प्रैक्टिकली, वो एक हमारा कंसर्न होना चाहिए। तो इसकी चीज को करने के उन्होंने 3 बेसिक कोर प्रिंसिपल्स बताए। 3 बेसिक कोर प्रिंसिपल्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया, सबसे पहले जो उन्होंने चीज बताई कि अगर हम इंडिविजुअल अपना गुड करें, गुड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक अप्रोच होती है कि हम सोसाइटी का भला करें, उससे सबका भला हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि हम इंडिविजुअल का भला करेंगे जिससे कि सबका खुद भला हो जाएगा। यानी कि फोकस किस पे है? फोकस आपका इंडिविजुअल पे है, ना कि सब पे है। एक स्कीम होती है जिसमें हम कहते हैं कि हम सोसाइटी को ये देंगे, और हमने सोसाइटी को ये दिया और हमने ये मान लिया क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो उसका खुद से बेटरमेंट हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल की ग्रोथ पे फोकस करेंगे। अगर इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो सोसाइटी खुद अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगी। पहला इन्होंने ये बात कही। दूसरा उन्होंने बोला दैट lawyer's work has same value as barber। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, all have the some rights, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं all have rights of अर्निंग लाइवलीहुड्स। सबको हक है कि सब अपना लाइवलीहुड कमा सके, और जितना इंपॉर्टेंट काम किसी वकील का है उतना ही इंपॉर्टेंट काम एक नाई का भी है। हर कोई काम, हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? हर कोई काम, हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है। और हर किसी को हक है कि वो अपने काम से अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। फिर बेटा, फिर उन्होंने क्या बोला? तीसरा उनका क्या आइडिया था? देखिए अभी हम उनका आइडिया को समझ रहे हैं, ठीक। लाइफ ऑफ लेबर दैट इज लाइफ ऑफ टिलर, that is hard physical labor, is life worth living। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब यह है कि जो लाइफ ऑफ लेबर है, यानी कि जब आप मजदूरी करते हैं, हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं, केवल वही एक जिंदगी जीने लायक है। ऐसी जिंदगी जिसमें आपने कोई हार्ड फिजिकल लेबर नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, वो काम आपके लिए, वो लाइफ आपके लिए वर्थ लिविंग नहीं है। जैसे सोक्रेटिस ने बोला था दैट ए लाइफ, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसे ही इन्होंने बोला कि जो लाइफ ऑफ लेबर है केवल वही वर्थ लिविंग है, यानी कि हर किसी को अपने बेसिक काम खुद से करने चाहिए। ये 3 आइडियाज हमने गांधी जी के देखे,
और जब हमने गांधी जी के आइडियाज देखे तो हमको कुछ कुछ अंदाजा लगा कि किस तरीके से काम होने वाला है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया, फिर उन्होंने बोला अपलिफ्टमेंट करना है सबका, लेकिन जो स्पेशल फोकस हो वो डाउन टू रोडन पे होना चाहिए, यानी कि जो गरीब तबका है उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और इसी के चलते देखिए एक थोड़ी सी ऑफ बीट बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, गांधी जी ने ना एक गांधीयन तलिस्मान दिया था। गांधीयन तलिस्मान, अगर आप वो बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये कॉमन है इकोनॉमिक्स ऑप्शन और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, तो जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें GS4 पेपर आता है, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो गांधीयन एक तलिस्मान है, उसको हम क्या बोलते हैं कि लेट्स से आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्लियर कर लिया या आपने IAS बन गए, आप SDM है, DM है, किसी भी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, तो अगर आपको कोई पॉलिसी का डिसीजन लेना है और आप अगर कंफ्यूज है कि कौन सा डिसीजन सही है, मुझे वेदर शुड आई गो ऑन दिस पाथ और शुड आई गो ऑन दैट पाथ, कंफ्यूजन हमेशा रहता है, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं, इस डिसीजन का जो गरीब से गरीब बनता है, जो गरीब से गरीब तबका है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर उस पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है देन यू शुड गो बाय दैट डिसीजन, और अगर नहीं तो आपको उस डिसीजन को रिकंसीडर करना चाहिए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं गांधीयन तलिस्मान। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट गांधीयन तलिस्मान इज। राइट, समझ में आ गया। अब हमको इतना समझ में आ गया कि हाँ ठीक है मैम, आपने इतना इतना हमको बता दिया एंड दैट इज क्लियर टू अस। तो हमें बेसिक आइडिया लग गया है कि गांधीयन थॉट क्या होने वाला है, गांधीयन फिलोसफी क्या होने वाली है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या क्या दिए हैं उन्होंने। अब हमको देखने कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से दिए, तो 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि इकोनॉमी के उसमें बहुत फेमस हैं, या फिर जो डेवलपमेंट मॉडल में इनकॉर्पोरेट किए हमारी सरकार ने। सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है बेटा, ब्रेड लेबर के कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ट्रस्टीशिप का, पहले हम लिख लेते हैं सारे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ट्रस्टीशिप का, SHIP, ट्रस्टीशिप। फिर उसके बाद में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लैंड रिफॉर्म्स का। फिर लैंड रिफॉर्म्स के बाद में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या क्या कहा। ब्राइड लेबर का कॉन्सेप्ट है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ब्राइड लेबर के कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला कि एक इंसान को राइट टू ईट, खाने का अधिकार केवल तब है ओनली व्हेन ही इज अर्निंग और डूइंग इट थ्रू हार्ड लेबर। ठीक, यानी कि उन्होंने बोला अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करके अपना खाना खुद नहीं कमा रहे हैं, अगर आप खुद अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, खुद जॉब नहीं कर रहे हैं, खुद पैसा नहीं कमा रहे हैं, फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, तो आपको खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, बच्चे बूढ़ों के लिए नहीं बोला, अगर आप यंग हैं तो आपके लिए ये बात है कि आपको फिजिकल लेबर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको खाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला, उन्होंने क्या बोला कि आपको राइट टू ईट केवल उसी कंडीशन में है जब आप
कमा रहे हैं, और वह भी कैसे, हार्ड लेबर से। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये दिया कि लाइफ ऑफ जो बार्बर का काम है वो वकील के काम के बराबर है। यानी कि उन्होंने बोला हर किसी को हक है कि वो अपने हिसाब से कमा सके, और अगर आप कमा नहीं रहे हैं देन यू डोंट हैव एनी राइट टू ईट। ठीक। ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आप ऐसे मान लीजिए, दैट इज रिकॉन्साइलेशन, रिकंसाइल किया है बिटवीन लेबर एंड कैपिटलिस्ट। अब देखिए यहां पे ना इनका आइडिया थोड़ा मार्क्स से मिलता हुआ आइडिया है। मार्क्स ने क्या बोला था? मार्क्स ने बोला था कि एक कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन करता है, और जब कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन करता है तो उसका कैपिटलिस्ट ने अपना कैपिटल लगाया और लेबर, बेसिकली कैपिटल और लेबर लगा के हम किसी भी चीज का आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो जब हमने आउटपुट निकाल दिया तो उस आउटपुट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने लेबर को दिया वेज की फॉर्म में, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्ट ने अपने पास रख लिया प्रॉफिट की फॉर्म में। क्योंकि कैपिटलिस्ट ने बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया प्रॉफिट के फॉर्म में, तो जब आपने बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट के फॉर्म में रखा और इसको आपने बहुत छोटा सा दिया तो उससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, और इसी के लिए, इसी टर्म के लिए नाम दिया जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। ठीक है, तो बहुत बार ये कहा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो वर्कर्स के अगेंस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होती है, और इनइक्वालिटी की वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मार्क्स ने क्या बोला था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इट विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। गांधी ने भी यही बोला कि अगर हम बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट पे रिलाई करेंगे तो उससे जो लेबर क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। लेकिन उन्होंने दूसरी चीज एक और बोली। ठीक, अगर हम ट्रस्टीशिप की बात करें तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर हो जाएगा, इस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर वाले कॉन्सेप्ट में गांधी जी ने क्या किया, इसमें एक स्पिरिचुअल एंगल या फिर आप ये कहें कि कल्चरल एंगल जो है वो उसमें डाल दिया, और उन्होंने कहा कि अर्थ गॉड ने बनाई, अर्थ जो है गॉड ने बनाई, तो अर्थ के जितने रिसोर्सेस हैं वो सब किसके हुए? गॉड के हुए। भाई पृथ्वी किसने बनाई? पृथ्वी अर्थ ने, गॉड ने बनाई, तो जो भी लैंड का है वो किसका है? भगवान का है। ठीक है, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो भगवान ने बनाई है, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो भगवान ने बनाई है, तो भगवान ने क्या किया है? उसको सबके लिए बनाई है। इट इज मेंट फॉर ऑल, इट इज मेंट फॉर ऑल, नॉट फॉर सम। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यही इनइक्वालिटी है? भाई आगे जाके इकोनॉमिस्ट ने इसी कॉन्सेप्ट को तो इनइक्वालिटी बोल दिया कि कुछ के पास हैव है, मतलब हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट। हैव और हैव नॉट्स के पास क्या है? किसी के पास सारे रिसोर्सेस है, किसी के पास नहीं है। दिस इज इनइक्वालिटी। यही तो बात हुई। तो उन्होंने सिर्फ इस चीज को स्पिरिचुअल चीजों से बोल दिया कि भाई जो अर्थ है वो भगवान ने बनाई है, तो उसके सारे रिसोर्सेज भगवान के हैं, और अगर भगवान ने कोई चीज बनाई है तो भगवान ने तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया होगा ना। भगवान ने ऐसे नहीं बोला होगा ऊपर से पैदा करके ले अंबानी, और ये रहा एक बिल्कुल गरीब सेक्शन फार्मर जो कल सुसाइड करने वाला है। ठीक, तो उन्होंने बोला कि जो भगवान है उन्होंने अगर पृथ्वी बनाई है, अगर उस पर रिसोर्सेस हैं, अगर उस पर खनिज हैं, अगर उस पर धातु हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, लैंड रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस है, सॉइल रिसोर्स है, जो भी कुछ है वो सबके लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। यहां से उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की इनइक्वालिटी को। ठीक है, अब एक उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, देखिए इसके बाद में उन्होंने बोला अगर किसी इंडिविजुअल के पास जितना उसका नीड है प्रोपोर्शनेट शेयर
से ज्यादा है। यानी कि अगर आपका रिक्वायरमेंट 100 का है, आपका शेयर, अगर आपका शेयर जो है वो 100 का है, लेकिन आपकी जो नीड है वो केवल 30 की है, तो आप ये जो बचा हुआ 70 है ना, उसके ट्रस्टी हैं, आप उसके ओनर नहीं है। ट्रस्टी और ओनर में डिफरेंस तो आई थिंक आपको पता ही होगा। जो ट्रस्ट बनते हैं उसमें जो कलेक्टिव वो होता है, ठीक है। तो ये जो सरप्लस रिसोर्स है ना, आप उसके ट्रस्टी हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी इंसान जितना उसकी नीड है, अगर नीड से ज्यादा वो ऑक्यूपाई करता है या नीड से ज्यादा वो अपनी चीजों को रखता है, तो वो एक हिंसा है। ठीक, हिंसा बोला उन्होंने कि अगर आपकी जरूरत 100 रुपए की है और उस 100 रुपए की जगह आपने 150 रुपए आपके पास है, और अगर आप उसने 150 रुपए को अपने पास रखा हुआ है, तो आप उस इंसान के साथ हिंसा कर रहे हैं जिसको इन 50 रुपए की जरूरत है। या फिर आपने ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका हक मार के कमाए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है ना, तो वो किसी और का राइट है। मतलब अगर मेरे पास 1000 रुपीज है ना, वो मेरे नीड से ज्यादा है, तो मैंने किसी ना किसी का शोषण करके वो पैसा कमाया है, तो वो मैंने कहीं ना कहीं किसी का एक्सप्लॉइटेशन किया है। ये बेसिक गांधीयन थॉट है। ठीक, अब जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने बोला कि हमारे पास ना काफी है अगर हम अपनी नीड बेस्ड लाइफ जिए, इनफ फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड। ये एक गांधी जी का कोट भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि अगर आप आईईएस में ऐसे लिखेंगे या फिर ऑप्शनल में ऐसे लिखेंगे, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं कि गांधी जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, और गांधी जी ने यह भी बोला कि हर किसी की जरूरतें पूरी करने के लिए अर्थ के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, संसाधन है, लेकिन हम ग्रीड एक इंसान की भी पूरी नहीं कर सकते, हम लालच किसी एक का भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लालच और वांट्स का कोई एंड नहीं है। लालच और एंड विल गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो जब गॉड ने ये सबको राइट दिया है, तो गॉड ने ये भी बोला है कि जो बेसिक राइट्स हैं वो सबके फुलफिल होने चाहिए। बेसिक राइट्स, नीड्स शुड बी फुलफिल्ड। बेसिक राइट्स हो गए बेटा, बेसिक नीड्स हो गई, वो सबकी फुलफिल होनी चाहिए, यह उन्होंने बोला। ठीक, और जब बचे हुए रिसोर्सेस हैं उनके आप ट्रस्टी हैं। ठीक, अब हम अगर ये कह रहे हैं कि बेसिक राइट्स और नीड्स सबके फुलफिल होने चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं? तो गांधी जी ने कहा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अब क्या ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आपको रियलिटी में कहीं दिखता है? रियलिटी में कहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। कंपनीज एक्ट में 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ। अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई सरकार, और उसमें उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेटरी बना दिया। अगर आपकी कंपनी है जो कि सर्टेन गाइडलाइंस को पूरा कर रही है, यानी कि उसके अंदर एक टर्नओवर को लेके, प्रॉफिट को लेके, तो आपको सर्टेन % ऑफ योर प्रॉफिट शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या करते हैं? यही काम करते हैं। ठीक है, तो 2013 में क्या हुआ कि जो CSR है उसको मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक, इतना समझ में आया। तीसरा उसमें था लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। मैं लैंड रिफॉर्म्स का आपको एक बहुत बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि जब गांधी जी थे, ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, और ब्रिटिशर्स के साथ हमारा ऐसा था, हमारा तो कुछ नहीं था खैर, ब्रिटिशर्स के साथ जो था कि उन्होंने क्या किया हुआ था, जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जमींदार्स को अपॉइंट किया हुआ था। यानी कि उन्होंने बोला कि ये आपका लैंड है और आप इससे रेवेन्यू लीजिए, हमको इतना फिक्स रेवेन्यू चाहिए, और आप फिर उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी कमाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, जो जमींदार थे, दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट फार्मर्स, they used to exploit tillers, they used to exploit all those people who were working there। उन्होंने उन सबको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया बेटा, और जब उन्होंने उन सबको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया तो फिर लैंड रिफॉर्म्स की नीड फील हुई। तो लैंड रिफॉर्म्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।
जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और उन्होंने तीसरा क्या बोला, चौथा क्या बोला, कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। कॉटेज इंडस्ट्री जो घर घर में चरखा चलता है उसको रिवाइव करना है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या चीजें हमको निकल के आई। ओवरऑल देखिए मैंने आपको 4 चीजें समझाई। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, सर्वोदय किस तरीके से अहिंसा से लिंक्ड है, सर्वोदय में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो सब हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा और डाइव डीप करते हैं, थोड़ा सा और अंदर डिटेल में घुसते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल गांधीयन मॉडल क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।